हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। जैसे कि हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लेखपाल की, उसमें तो ये पक्का ही पक्का आनी है। उत्तर प्रदेश लेखपाल हो गया, तुम्हारा यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है। और यूपी पीसीएस के अलावा जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल की वैकेंसी देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की देखेंगे, उत्तर प्रदेश एसआई के देखेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी तुम्हारी सरकारी गवर्नमेंट्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें सभी में उत्तर प्रदेश की जनजातियां पूछना तो ये एग्जामिनर का काम ही बनता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां हमेशा किसी न किसी टॉपिक्स पे ये आती रहती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें आने वाला है एग्जाम में, तो हम लोग सब कुछ इसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, कौन सा अनुच्छेद है, 342 के अंतर्गत 2003 के पूर्व उत्तर प्रदेश में केवल दो जनजातियां थारू एवं बुक्शा को ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित यहाँ पे जाति नहीं है, अनुसूचित यहाँ पे जनजाति होना चाहिए गाइस, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। परंतु 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ से मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा कि यहाँ से 3 पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ से हो जाएगा कि अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 243, ठीक है, 343, सॉरी 343 अनुच्छेद यहाँ से हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा 343 है या फिर 243 है, तो 342, ठीक है, सॉरी गाइस 342 अनुच्छेद है। कौन सा है, तो 342 अनुच्छेद है। आर्टिकल कौन सा है, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल है 342। इसमें क्या कहा गया था कि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 अनुसूचित जनजातियां रहती थी, केवल 2 अनुसूचित जनजातियां रहती थी। उनमें से नंबर 1 कौन सी थी, तो थारू जनजाति थी, नंबर 1 थारू जनजाति थी। और दूसरी कौन सी थी, तो दूसरी थी बुक्शा जनजाति। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 2003 आया, उसके पहले केवल 2 अनुसूचित जनजातियों को ही मान्यता प्राप्त की गई थी भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन 2003 के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10 और अनुसूचित जनजातियों को शामिल कर दिया गया, 10 और अनुसूचित जनजातियों को शामिल कर दिया गया। तो कुल मिला के 2003 के बाद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या हो गई 12, ठीक है, कितनी हो गई, 12 हो गई। तो एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो 342 है। कितनी अनुसूचित जनजातियों को जोड़ा गया, 2003 में तो 10 जोड़ा गया, और 2003 के बाद कितनी हो गई टोटल, तो 12 हो गई। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी थी, तो पहली नंबर 1 थारू थी और दूसरी कौन सी थी, तो बुक्शा थी। ओके गाइस, इतना पढ़ लिया, आगे हम लोग देखते हैं। परंतु 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया, ठीक है गाइस। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनजातियां इस प्रकार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 हो गई। और जो ये जो 12 अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी, ये कितने जिलों में, तो ये केवल 19 जिलों में पाई जाती थी। उत्तर प्रदेश के केवल 19 जिलों में 12 अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाने लगी। और ये कब पाई जाने लगी, तो 2003 के बाद, क्योंकि पहले तो 2003 के पहले केवल 2 पाई जाती, थारू और बुक्शा। लेकिन 2003 के बाद 10 और को जोड़ने से कितनी हो गई, 12 हो गई। और ये केवल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 19 जिलों में ही पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग ही उत्तर प्रदेश में निवेश करता है, ठीक है। तो कुल जनसंख्या यानी कि 11 लाख के अप्रॉक्सीमेट पाई जाती है कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की, उसका 1%, ठीक है, उसका यानी कि कुल जनसंख्या का 1% भाग है ये, जो 11,34,273 है, ये केवल 1% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वो भी कितने जिलों में, तो 19 जिलों में। ओके, तो आगे हम लोग बात करेंगे भारत की अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है 11,34,273 है, ठीक है, 11,34,273 ये वो संख्या है जो भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जबकि पूरे देश में जनजातियों का प्रतिशत जो है वो लगभग 8.02% है,
यानी कि पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे तो 8.02% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये डाटा कितना है, केवल 1% है। कितना है, केवल 1% है। और जबकि पूरे भारत में बात की जाए तो 8% अप्रोक्सीमेट जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है। तो अब हम लोग बात करेंगे 2011, यहाँ पे 2011 होना चाहिए, एक बार बढ़ा लेना आप लोग। 2011 के अनुसार सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक। तो अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की बात की जाए तो 75 जिलों में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में निवास करती, तो आप लोग बताओगे सोनभद्र में। कहाँ पर है ये, सोनभद्र में है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है अनुसूचित जनजातियों की, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो बागपत में रहती है। कहाँ पर, बागपत में। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले तुमसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे सोनभद्र। और अगर सबसे कम जनसंख्या पूछ ले तो कहाँ बताओगे, बागपत में। ये अनुसूचित जनजातियों का डाटा है मेरे लाल, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग 2-3 पॉइंट्स और लिख लीजिएगा। यहाँ से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने जिलों में पाई जाती है, तो केवल 19 जिलों में पाई जाती है, ठीक है, 19 जिलों में। यानी कि 75 जिलों में से केवल 19 जिलों में क्या होगा, अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी, तो 11,34,000 के अप्रॉक्सीमेट पाई जाएगी, ठीक है, 11,34,000 के अप्रॉक्सीमेट पाई जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है अनुसूचित जनजातियों की, सब तो बताओगे आप लोग बताओगे कहाँ पर, तो बताओगे सोनभद्र में। कहाँ बताओगे, सोनभद्र में। और अगर सबसे कम पूछ ले, सबसे कम किस जिले में रहती है, तो आप लोग बताओगे बागपत में, ठीक है, ये बागपत में। ये है अनुसूचित जनजातियों का शेड्यूल्ड ट्राइब का डाटा, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का डाटा है कि सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करेंगे अनुसूचित जनजातियों की संख्या, तो सोनभद्र बताओगे। और सबसे कम कहाँ बताओगे, बागपत में। ये केवल 19 जिलों में रहती है। टोटल उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 है, ठीक है, कितने, 75 हैं। और अगर मंडल की बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हो जाएंगे, तो आप लोग बताओगे 18 कुल मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती, उसकी हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जो भी जनजातियां हैं उनमें से पहली जनजाति जो है उसमें थारू जनजाति का नाम शामिल है, कि जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, थारू जनजाति। तो ये जनजाति जो है इसमें क्या क्या करते हैं, ये अपना कौन सा पर्व मनाते हैं, ये कौन सा, तो इसका थोड़ा मैं ज़रा इसका चेंज कर लूँ। यहाँ से प्रमुख जनजाति, ये वाली स्लाइड पहले आएगी। तो प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, प्रमुख जनजातियों में कौन कौन सी हैं, तो यहाँ की हम उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो राज्य की प्रमुख जनजातियों का वर्णन निम्न प्रकार है। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, खरवार जनजाति, सहरिया जनजाति आदि प्रमुख है। यानी कि कौन कौन से जनजाति, थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया। थारू, बुक्सा, खरवार और सहरिया जो जनजातियां हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हो जाएंगी। प्रदेश में कुल जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों की दृष्टि से थारू जनजाति, यानी कुल जनसंख्या की दृष्टि से और जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से दोनों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बताओगे आप लोग थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति। और अब हम लोग देखेंगे थारू जनजाति के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे ये वाली पीछे वाली स्लाइड के बारे में, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड जो था वो यहाँ पर था। तो थारू जनजाति जो है वो कैसे निवास करती है, क्या भोजन करती है, कौन से पर्व मनाती है, तो ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो थारू जनजाति है उसको देखो, जो उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं उसको हिंदू धर्म में ही शामिल किया गया है। तो बहुत सारी जनजातियां ऐसी भी हैं जो हिंदुओं के सारे पर्व मनाती हैं। तो ये भी थारू जनजाति है, ये भी हिंदुओं के पर्व मनाएगी। लेकिन ये जो दिवाली है ना उसको शोक के तौर पर मनाती है, क्योंकि ये जो है ये रावण की पूजा ये लोग करते हैं, ठीक है। और रावण उस दिन क्या, राम ने रावण का वध किया था, इसलिए ये लोग उस दिन शोक के पर्व मनाते हैं। और इस दिन ये लोग केवल नमक रोटी ही खाते हैं। जैसे पर्व एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इनके, तो हम लोग देख लेते हैं। यह हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाते हैं, यह हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाएंगे। यह दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं मेरे लाल, शोक के रूप में मनाएंगे। तथा इस दिन को अपने पूर्वजों को रोटी और नमक आदि भेंट करते हैं। अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनको नमक, रोटी
जो है वो भेंट करते हैं। अब दूसरा बात करेंगे बजहर नामक पर्व। बजहर नामक जो पर्व है इस जनजाति का प्रमुख पर्व है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि बजहर नामक पर्व जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आप लोग बताओगे कि बजहर पर्व जो है वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह इस जनजाति का प्रमुख पर्व है जो ज्येष्ठ और बैसाख माह में मनाया जाता है। यानी किस महीने? तो ज्येष्ठ और बैसाख माह में इसको मनाया जाता है। ज्येष्ठ और बैसाख माह में इसको मनाया जाता है और यह थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अब थारू जनजाति के बारे में और हम देखेंगे तो थारू जनजाति जो है वो इसकी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। इसकी अगर सर्वाधिक जनसंख्या की हम लोग बात करेंगे तो बिजनौर जो है ये जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे थारू जनजाति की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यह प्रदेश के तराई क्षेत्र में मूलतः महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खेरी आदि जिलों में पाई जाती है, जो उत्तरी भागों में निवास करते हैं। जो इनके उत्तरी भागों में निवास करते हैं। इनकी भाषा हिंदी व नेपाली, चूँकि ये नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं तो इनमें नेपाली भी बोली जाती है और हिंदी भाषा को ये तहज़्ज़ुब देते हैं। अब बात करेंगे यह किरात वंश के हैं। इनका वंश कौन सा है? तो ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। इनकी कई उपजातियाँ हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भी एससी कास्ट में बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं, ओबीसी कास्ट में बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं, तो वैसे ही एसटी वाले कास्ट में भी बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं और थारू जनजाति में बहुत सारी उपजातियाँ हैं जो इनमें से आपस में ये लोग बटे हुए हैं। इनकी एक उपजाति उल्टवा है। उनके घर में प्रवेश द्वार, जो इनका घर का जो प्रवेश द्वार होता है वो मुख्य रूप से उत्तर की ओर होता है। तो इसके की पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए गाइस। तो सबसे ज़्यादा जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी तुम्हारी? तो वो लखीमपुर खीरी में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई? लखीमपुर खीरी नहीं, एक बार यार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। लखीमपुर खीरी में नहीं, लखीमपुर खीरी में या फिर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बिजनौर जिले में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाएगी? तो बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या पाई जाएगी। कहाँ पर? बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या पाई जाएगी, बिजनौर में। और क्या है? या किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थारू जनजाति के बारे में आगे। विवाह तथा इसमें देखो विवाह कैसे होते हैं। विवाह प्रथा इनमें कुछ समय तक पूर्व बदला, यानी कुछ समय तक इनके जो विवाह होते थे इनमें कुछ बदलाव हुआ, लेकिन फिर से ये अपनी बहनों का आदान प्रदान करने लगे। जैसे हमने कह दिया कि मेरे घर में जो बहन है और आपके घर में जो बहन है, तो हम आपकी बहन को शादी कर लेते हैं, आप मेरी बहन को शादी कर लीजिए। तो ऐसा रीति रिवाज कुछ थारू जनजाति में चलता था, लेकिन कुछ समय तक बाद इसको बंद करवा दिया गया। लेकिन कालांतर में ये फिर धीरे धीरे अपना रूप लेने लगी और आज भी क्या होता है? यही होता है, जो वर्तमान में लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे समय चेंज हुआ, जनजातियों ने अपना आकार और स्वरूप को बदलना चालू कर दिया और धीरे धीरे ये लगभग क्या होने लगी? समाप्त होने लगी। और आज थोड़ा बहुत देखा जाता है, डाटा में तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ होता है। थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा थी। बहुत सारे जो हिंदू धर्म में पहले कुरीतियाँ फैलाई हुई थी, उनमें विधवा विवाह को असामान्य स्थिति में समझा जाता था कि ये बहुत ही बुरा है और ऐसी स्थिति में विधवाओं को विवाह करने नहीं दिया जाता था। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि सती प्रथा चलती थी, तो अगर कोई किसी भी औरत का अगर पति मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था उसी के साथ, तो विधवा विवाह की तो बात ही नहीं हुई। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा विधवा विवाह को, जो विधवा पुनर्विवाह उसको मान्यता तो दे दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ? थारू जनजाति लोग विधवा पुनर्विवाह करते थे। इस विवाह में जो भोज दिया जाता था उसे लठभरवा कहते हैं। लठभरवा, तो जो थारुओं का विधवा पुनर्विवाह होता है उसमें जो भोज दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लठभरवा बोलते हैं। लठभरवा कहते हैं इस भोज को, क्या कहते हैं? लठभरवा कहते हैं। लठमरवा ना कह देना आप लोग, लठभरवा है। ओके, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। थारू जनजाति, यह जो जनजाति वो काली देवी को सर्वाधिक मानते हैं। थारू जनजाति जो है ये काली देवी को बहुत अधिक मात्रा में मानते हैं। इसके अतिरिक्त भैरव और महादेव भी इनके आराध्य देव हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस देवी की पूजा करते हैं, तो काली देवी जो है इनकी पूजा करते हैं ये लोग। और भैरव के अतिरिक्त महादेव को भी ये लोग अपने आराध्य देवताओं के रूप में मानते हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर बांस का होता है। ऐसे हम लोगों को जर्नली देखा होगा कि हम लोगों ने मंदिरों में वहाँ के जो शिवलिंग होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं या फिर सीमेंट के बने होते हैं। आजकल तो सीमेंट के बनाए जाते हैं, लेकिन जो इन थारू जनजाति का जो शिवलिंग होता है वो बांस का बना होता है, क्योंकि
यहाँ जो जनजातियाँ हैं वो लकड़ी से ही अपना जीवन यापन करती हैं, तो ये बांस का शिवलिंग को बना लेते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो जनजातियाँ प्रमुख रूप से जंगलों में निवास करती हैं, तो जंगल में कृषि करेंगे ये लोग, और कृषि ही इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख, जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित होती है। यह लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। पशुपालन, लकड़ी कटाई, ढुलाई, शिकार और वनों से फल फूल तथा जड़ी बूटियां एकत्र करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। ओके गाइस, तो आगे हम लोग देखते हैं थारू जनजाति के बारे में। और अगर हम लोग ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इनके पर्व जो हैं वो हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाते हैं, या दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया था। यहाँ से दोबारा स्लाइड लगी हुई, ये स्लाइड सही है, वो वाली स्लाइड गलत हो गई थी, उसको बीच में लगा दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये जो पर्व है, इस दीपावली पर्व को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं तथा इस दिन अपने पूर्वजों को रोटी, नमक, भेंट आदि प्रदान करते हैं। बजहर नामक पर्व इस जनजाति का प्रमुख पर्व है, तो ज्येष्ठ और वैशाख माह में मनाया जाता है। अगर थारू जनजाति की बात करोगे तो थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। गाइस देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर थारू जनजाति के लिए अलग से बोल लोगे कि महाविद्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताओगे लखीमपुर जिले में। लखीमपुर जिले में थारू जनजाति के लिए अलग से एक विश्वविद्यालय, एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, क्योंकि जो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा लखीमपुर में पाई जाती है। तो लखीमपुर में इसमें क्या कर दिया गया है, यहाँ पर एक महाविद्यालय स्थापित कर दिया गया है। प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई थी, यानी कि थारू जनजातियों के विकास हो ऐसी परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई थी। ओके गाइस, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे, आपको जैसे वीडियो आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कलर मिलेगा, तो आप लोग यहाँ टिक कर दीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो के साइड में आपको ये थंबनेल बना होता है जिसमें लाइक करना होता है आपको, और ये वाला वीडियो आपको ये वाला जो आपको साइन दिख रहा है इसमें आप लोग क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे शेयर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैंने सब कुछ बता दिया है और अब आपकी जिम्मेदारी कि आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया।